महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस के सागर निवास पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बड़ी बैठक हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र बीजेपी के कोर कमेटी और अन्य नेता शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा की। खबरों के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले इस अहम बैठक के दौरान महायुति के नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की अपील की गई। वहीं पिछले दिनों में शिंदे और अजीत पवार के रुख बदले भी नजर आ रहे हैं। लाडली बहन योजना पर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे अलग अलग कैंपेन करते हुए नजर आए। इन दोनों ही विवादों में बीजेपी की मध्यस्थ करानी पड़ी। पिछले कुछ दिन पहले ही कैबिनेट मीटिंग में इसी को लेकर अजीत पवार और शिवसेना नेता के बीच नाराजगी की खबरें सामने आई थी। इसीलिए जेपी नड्डा ने कहा कि बीजेपी नेता बड़ी भाई की भूमिका निभाएं और दोनों पार्टियों को ख्याल रखें। इसके अलावा जेपी नड्डा ने बीजेपी नेताओं चुनाव के दौरान बगावत होने की आशंका जताते हुए चौकन्ना रहने को कहा है। वहीं पिछले हफ्ते केंद्रीय गृह मंत्री और साथ ही बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने मुंबई में दौरा किया था और शिंदे फडणवीस के साथ उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठक की थी। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव नवंबर में होने वाले हैं। इसी के साथ बीजेपी शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी कि एनसीपी राज्य में सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज भेड़ियों के हमले से प्रभावित परिवारों से मुलाकात के लिए बहराइच जिले का दौरा करेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री कार्यालय के मुताबिक सीएम योगी अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक भी करेंगे। इस बीच वन विभाग के अधिकारियों ऑपरेशन भेड़िया अभियान के तहत छठे भेड़िए के पकड़ने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं, जो राज्य में 6 भेड़ियों के एक झुंड को पकड़ने के लिए शुरू किया गया था, जिसे देखते हुए इस साल के जुलाई में अब तक 9 लोगों की जान ले ली गई है और साथ ही 50 लोगों को भेड़िए ने घायल कर दिया है। उत्तर प्रदेश वन विभाग ने 10 सितंबर को 5वें भेड़िए को पकड़ लिया था, जबकि एक भेड़िया अभी भी पकड़ से बाहर है। बहराइच में वन विभाग ने भेड़ियों को किसी भी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए क्षेत्र में उनके अधिकांश संभावित आवासों पर कैमरे लगाए थे, जिससे वन विभाग को भेड़ियों को पकड़ने के लिए उनकी गतिविधियों के बारे में जानने में मदद मिलेगी। कोलकाता मामले को लेकर सीबीआई ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को गिरफ्तार किया है। वो 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में है। इससे पहले सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल को वित्तीय अनियमितताओं के मामले में गिरफ्तार किया था। अब रेप मर्डर के मामले में ताजा गिरफ्तारी की गई है। सीबीआई ने आरजीकर दुष्कर्म मामले की जाँच में एफआईआर दर्ज करने में कथित देरी और सबूत गायब करने के आरोप में संदीप घोष ताला पुलिस स्टेशन के एसएचओ अभिजीत मंडला को गिरफ्तार किया है। संदीप को रविवार को सियालद अदालत में पेश किया गया था। खबरों की माने तो सीबीआई की जांच से पता चला है कि संदीप घोष कोलकाता पुलिस के एसएचओ दोनों कथित तौर पर जांच में देरी कराने और सबूतों में छेड़छाड़ करके न्यायालय में बाधा डालने में शामिल थे। इसी महीने की शुरुआती में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई की एक अदालत ने वित्तीय अनियमितताओं के एक मामले में संदीप घोष और 3 अन्य को 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के सीनियर हॉल में एक 31 साल की जूनियर डॉक्टर का शव मिला था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि हत्या से पहले उसके साथ क्रूरता के साथ साथ दुष्कर्म भी किया गया था। इस मामले को लेकर देश भर के डॉक्टरों ने हड़ताल की और विरोध प्रदर्शन किए। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। राज्य की सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। सूबे में आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनावी मैदान में उतरी है। शनिवार की चुनावी प्रचार के मद्देनजर दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप नेता मनीष सिसोदिया के आवास पर पार्टी नेताओं के साथ बैठक की, जिसमें चुनावी रणनीति के बारे में चर्चा की गई। बैठक खत्म होने के बाद आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और मंत्री संदीप पाठक ने बताया कि पार्टी के सभी प्रमुख नेताओं की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत हुई। उन्होंने बताया कि आने वाले कुछ दिनों में पार्टी चुनाव अभियान करेगी और पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। संदीप पाठक ने कहा कि चुनाव को लेकर पार्टी का हर एक कार्यकर्ता में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है। इस बार पार्टी पहले से 100 गुना ज्यादा ताकत के साथ चुनावी मैदान में उतरेगी। साथ ही उन्होंने आगे ये भी कहा है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जेल से बाहर आने के बाद पूरी कैबिनेट ऊर्जा से भर गई है। दिल्ली, हरियाणा और बाकी जगहों के लिए आगे की योजनाएं बनाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि हरियाणा में बहुत मजबूत और अच्छे उम्मीदवार हैं, तो ऐसे में नतीजे जो अच्छे आने वाले हैं। बता दें कि हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों पर
आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है। पार्टी ने अपने उम्मीदवार भी मैदान में उतार दिए हैं। हालांकि पहले आप और कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी थी, लेकिन दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे को लेकर बात नहीं बन सकी, जिसके बाद दोनों ही पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। नामांकन के आखिरी 3 दिनों में आम आदमी पार्टी ने हरियाणा की सभी विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। हमास से जारी जंग के बीच इजरायली सेना ने एक बार फिर गाजा में कहर बरपाया है। इजराइल के इस ताजा हवाई हमले में 19 लोगों की जान चली गई है। शनिवार को गाजा शहर और खान यूनिस में आईडीएफ ने जबरदस्त हमला किया। बता दें कि इस दौरान बड़ी संख्या में फिलिस्तीनी हताहत हुए हैं। शुक्रवार को एक स्कूल पर हुए हमले में 18 से ज़्यादा लोगों की जान गई है। मरने वालों में यूएन के 6 कर्मचारी भी शामिल है। जंग के बीच गाजा में एक ऐसे परिवार को भी रेस्क्यू कर बचाया गया है जो मलबे के नीचे जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। जमीन का सीना चीरकर गाजा में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद बता रही है कि ये जंग इंसानियत पर किस कदर भारी पड़ रही है। वो लोग जिनके इस युद्ध में कोई लेना देना नहीं है, वो भी जंग के मलबे में कुछ इस कदर दबे हुए हैं कि जहां रहना तो छोड़िए, सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। पिछले साल 7 अक्टूबर से ही गाजा में तकरीबन हर रोज इजरायली ऑपरेशन हो रहा है। शुक्रवार को एक बार फिर गाजा ने इजरायली सेना ने एक बार फिर स्कूल को निशाना बनाकर जबरदस्त बमबारी की है। इस हमले में यूएन के 6 कर्मचारी समेत 18 लोगों की जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल हो गए हैं। गाजा के जिस स्कूल में ये हमला हुआ वहां ज्यादातर विस्थापित लोग शरण लिए हुए थे। इस हमले में बच्चे भी मारे गए हैं। इजरायली और हमास के बीच चल रहे जंग के 11 महीने से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन अभी भी गाजा में इजरायली सेना के हवाई हमले जारी हैं। इस जंग में अब तक 41,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है, जबकि 80,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। गाजा में युद्ध विराम के लिए कई दौरान की बातचीत के नतीजे भी बेनतीजे सामने आए हैं। बता दें, फिलहाल ये जंग कब थमेगी, इसका असर बहुत ज्यादा नजर आ रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि एक राजनीतिक नेता ने उन्हें प्रधानमंत्री पद की दौड़ में शामिल होने पर समर्थन देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने यह कहते हुए प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि उनकी ऐसी कोई भी महत्वाकांक्षा नहीं है। नागपुर में एक कार्यक्रम में गडकरी ने कहा कि मुझे एक घटना याद है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। उस व्यक्ति ने कहा था कि अगर आप प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं तो हम आपका समर्थन करेंगे। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि यह बातचीत कब हुई थी। नागपुर में पत्रकारों को सम्मान देने के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंचे नितिन गडकरी ने कहा कि किसी ने मुझे कहा है कि अगर आप प्रधानमंत्री बनते हैं तो हम आपको समर्थन करेंगे, जिसके बाद मैंने कहा कि आप मेरा समर्थन करेंगे और मैं आपसे क्या समर्थन लूंगा। प्रधानमंत्री बनना मेरे जीवन का लक्ष्य नहीं है। मैं अपने मूल्यों और अपने संगठनों के प्रति वफादार हूं। मैं किसी पद के लिए समझौता नहीं करता। यह मूल्य भारतीय लोकशाही का आधार है। नागपुर लोकसभा सीट से 3 बार जीत चुके गडकरी बीजेपी में एक प्रमुख शख्सियत है और उन्हें आरएसएस का मजबूत समर्थक प्राप्त है। साथ ही वो वर्तमान में लंबे समय तक बने रहने वाले केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं, जिन्होंने 10 साल के अधिक समय तक इस पद को संभाला है। उन्होंने 2009 से 2013 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में भी काम किया है। उत्तर प्रदेश के भदोही से समाजवादी पार्टी के विधायक और उनकी पत्नी पर मुकदमा दर्ज हुआ है। नाबालिग लड़की से जबरन घर का काम कराने और साथ ही प्रताड़ित करने के आरोप में पुलिस ने सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी सीमा बेग के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। जिले के श्रम विभाग अधिकारी जेपी सिंह के तहरीर पर एफआईआर लिखी गई है। इससे पहले 17 साल की लड़की से डरा धमका कर बिना वेतन के घर का काम कराने पर श्रम विभाग ने दोनों के खिलाफ नोटिस जारी किया था। श्रम परिवर्तन विभाग द्वारा दर्ज कराई गई एफआईआर दर्ज के मुताबिक भदोही विधायक जाहिद बेग के आवास से मुक्त कराई गई नाबालिग नौकरानी ने बताया कि उसे मारपीट भी की जाती थी। काम के बदले में उसे कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। वहीं आरोप लगा है कि प्रताड़ना से तंग आकर काशीराम आवासीय की रहने वाली मृतक नौकरानी भागने की फिराक में थी। पूछताछ में बरामद नाबालिग लड़की ने कई बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं। अब ऐसा है कि उसके विषय में तो विवेचक थानाध्यक्ष ही देखेंगे, सीओ देखेंगे। और चूंकि हम बाल संरक्षण अधिनियम 2015 में सीडब्ल्यूसी का यही रोल है कि जो बच्चे हैं देख रेख और संरक्षण, तो जो बच्चे हैं उनके विषय में तो हमारे लिए ये है कि भाई उसका कोई दुरुपयोग न हो, बच्चे लोग रहें वहाँ और उनका देख रेख संरक्षण है। और बाकी जो है वो सीओ भदोही, इंस्पेक्टर भदोही इस पर बता सकते हैं।
रिपोर्ट में जो संयुक्त टीम की जो जांच रिपोर्ट में है, इस तरह की बातें सामने आई है कि मृतका के पास एक मोबाइल भी था, जिस मोबाइल को इनकी वाइफ ने छीन लिया था और उसके बाद इस मोबाइल से बात करने की अनुमति नहीं थी और यदाकदा इसका शोषण किया जाता रहा है। जब पीएम रिपोर्ट में कुछ तथ्य निकल के आए हैं अभी तक, किस तरह की बातें उसमें सामने आई हैं? देखिए, पीएम रिपोर्ट में तो प्रथम दृष्टया एंटीमॉर्टम हैंगिंग ही आया है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। यह पता लगाने का कोशिश किया जा रहा है कि इसने जो है अल्टीमेटली जो फांसी लगाई वो किन परिस्थितियों में लगाई और जो तथ्य सामने आएंगे उसमें संभवतः इसमें धारा की भी बढ़ोतरी की जाएगी और विधिक कार्रवाई की जाएगी।